बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा थर्ड लेक्चर है चाइल्ड डेवलपमेंट का, और इसमें हम साइकोलॉजी फैमिली ट्री देखने जा रहे हैं। मतलब इसमें हम देखने जा रहे हैं कि साइकोलॉजी का जब से कॉन्सेप्ट आया है तब से कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स इसके साथ जुड़ते चले गए, कैसे कैसे ये इवॉल्व होती गई। पहले के जो लोग थे उनके क्या नज़रियात थे, वो साइकोलॉजी को क्या देखते थे, और जो आने वाले अब न्यू एडॉप्टेशंस हैं वो साइकोलॉजी को लेके क्या कहते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट तो इसकी साइकोलॉजी की फैमिली ट्री की डेफिनेशन है ना कि ये क्या है, इसमें सारा लिखा हुआ है कि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं, इसकी एवोल्यूशन देखते हैं कि पहले साइकोलॉजिकल थीरीज़ क्या थी, स्कूल ऑफ थॉट्स क्या थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरीके से चेंज होती गई, लोगों के नज़रियात, इसका लाइनेज। फर्स्ट जो है ना, इसको अगर हम बिल्कुल इसके बैकग्राउंड में चले जाएं तो फ़िलोसफिकल रूट्स जो हैं इसकी हमें वो एंशिएंट ग्रीस से मिलती हैं। अगर हम प्लेटो को और एरिस्टोटल तक जाएं तो वहाँ से हमें फ़िलोसफिकल जो रूट्स हैं ना वो मिलती हैं, साइकोलॉजिकल नहीं, फ़िलोसफिकल रूट्स। लेकिन अरस्तु की एक बुक थी जिसको पेरिसाइकी कहते हैं, कहा जाता है कि इस वजह से साइकोलॉजी का फादर भी अरस्तु को कहा जाता है कि वहाँ से वो पेरिसाइकी बुक के अंदर इसने साइकोलॉजी का कुछ जो है ना वो तज़किरा किया है। तो ये जो एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड बिहेवियर। इनका बहुत ज़्यादा फोकस माइंड और बिहेवियर के ऊपर था। तो हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ वो फ़िलासफ़ी थी बल्कि उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक बेस जो थी वो प्रोवाइड कर दी थी फॉर साइकोलॉजी। जॉन लॉक वेरी फेमस फॉर टेबुलर रासा थीरी, जिसमें उसने ये कहा था कि जो बच्चे का ब्रेन है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है और हम चाहे जिस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जॉन लॉक जो है ना, उनका है कॉन्सेप्ट कि एम्पिरिसिज्म एम्फेसाइज द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन शेपिंग द माइंड। यानी कि इंसान जो छोटा बच्चा है ना, उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, और इंसान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने कि जिस तरह चाहे अपने माइंड को शेप दे सकता है। ये जॉन लॉक की बड़ी फेमस थ्योरी है। तो मतलब हम लोग अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये फ़िलासफ़र से निकलती है, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन लॉक। अब हम फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग मतलब आप ये देखें कि साइकोलॉजी की जहाँ पे रूट जाती है ना, उसमें सबसे पहले हमने फ़िलासफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि वो उसको एक बेस दे रहे थे, लेकिन अब बाकायदा जो है ना एक थ्योरी साइकोलॉजी की बनने जा रही है जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से थी। और इसके नाम से जैसा कि ये बता रही है, तो इनका जो फोकस था वो माइंड के स्ट्रक्चर पे था। अब ये क्या है और किसने दिया? विल्हेम वुंड इसके फाउंडर माने जाते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। Wilhelm Wundt is often considered the founder of psychology and established the first psychology laboratory in Leipzig. इसने पहली साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री जो है ना ये लिप्जिग में बनाई थी, जर्मनी में, ठीक है, लेबॉर्ट्री इन लिप्जिग, जर्मनी। ही फोकस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। विल्हेम वुंड जो था, इसके अकॉर्डिंग जो माइंड है ना, माइंड को समझने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर को तोड़कर उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स या हिस्सों का नॉलेज या मुताला करना चाहिए, जैसे सोच, सेंसेशंस, फीलिंग्स, थॉट्स। यानी स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं, ये विल्हेम वुंड कहते हैं, और इनके मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं इनके, वो ये कहते हैं कि जो माइंड है ना, हमने माइंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ना फिर उसको पढ़ना है और उसको देखना है। ये साइकोलॉजी है इनके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग। और कैसे छोटे पार्ट्स में, जैसे वो कहते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो सेंसेशंस हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये सारा ना माइंड के ना कंपोनेंट्स हैं, माइंड के पार्ट्स हैं। यानी ये कहते हैं कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर को तोड़ के देखना चाहिए
ना कि माइंड के फंक्शन या किसी और चीज़ को। तो ये इनका फोकस इस चीज़ पे है। विल्हेम वुंड का ही स्टूडेंट था एडवर्ड टिचनर, और इसने स्ट्रक्चरलिज्म को, इसका भी बीच में काम था, इसने भी इंट्रोड्यूस करवाया, विच एम टू ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू देयर बेसिक कंपोनेंट्स। यानी कि ये कहता है कि मेंटल प्रोसेस जो होता है ना, उसको उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ के देखो। तो इनके अकॉर्डिंग जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म है, यानी कि स्ट्रक्चर को, माइंड के स्ट्रक्चर को तोड़ के उसके कंपोनेंट्स में देखना। विल्हेम वुंड जो है ये इसने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था, जिसके अंदर ना एक पेशेंट को काउच पे लिटा दिया जाता था और उसके साथ कन्वर्जेशन की जाती थी, जिसके अंदर मतलब उससे क्वेश्चंस होते थे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और इस चीज़ को देख के आपको क्या एहसास हुआ, कौन सी बात आपको याद आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस, यानी कि उन्होंने स्ट्रक्चर को, माइंड के स्ट्रक्चर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके मतलब फिर उससे क्वेश्चनिंग की जाती थी, और इनके अकॉर्डिंग इस तरीके से ये स्ट्रक्चरलिज्म थी। फिर आए फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वाले अर्ली 20th सेंचुरी में आ गए थे, और ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आए थे, और इन्होंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, माइंड का स्ट्रक्चर, उसको कैसे हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप इंट्रोस्पेक्शन अगर कर रहे हैं तो हर इंसान का अलग ओपिनियन है, और यकीनन सुनने वाले का भी अलग ओपिनियन है कि वो उन बातों को किस तरह ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो है ना, ये कुछ नहीं है। आप माइंड के फंक्शन की बात करें कि वो फंक्शन क्या करता है। मिसाल के तौर पे जो मेंटल प्रोसेस हो रहा है उसका फंक्शन क्या है, कैसे हमारी सोच और जज्बात हमें ज़िंदगी में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, कैसे मतलब इंसान एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे फंक्शन है कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है। ये फंक्शनलिज्म था, और ये दिया था विलियम जेम्स ने। और ये विलियम जेम्स जो था, ये डार्विन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जी, डार्विन वही जिसने एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। तो इनका जो है ना फंक्शनलिज्म, इनका मिसाल के तौर पे एग्जांपल है कि स्ट्रक्चरलिस्ट अगर होगा ना, अगर कोई बच्चा मतलब फेल हुआ होगा, तो एक स्ट्रक्चरलिस्ट कहेगा कि उसने क्या सोचा। अब वो फेल हो गया, अब वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, कौन सी स्मेल और कौन सी चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज हुई हैं। जबकि फंक्शनलिस्ट क्या सोचेगा, वो कहेगा कि फेल होने के बाद उसने क्या सोचा, कैसे उसकी स्ट्रेटजी चेंज हुई, कैसे उसने अगले एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस दी। अब ये उसके फंक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का था। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर थे विल्हेम वुंड और उसके स्टूडेंट एडवर्ड टिचनर। देन फंक्शनलिज्म जो है ना, ये विलियम जेम्स इसके फाउंडर हैं, और इन्होंने कहा कि माइंड के स्ट्रक्चर की नहीं, माइंड के फंक्शन की तरफ आप लोग आएँ। तो इसके बाद जो है ये बिहेवियरिस्ट आए। बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं, बिहेवियरिस्ट सारे के सारे, इसके फाउंडर जो हैं जेबी वॉटसन हैं बिहेवियरिज्म के, और इसके साथ अटैच है नाम B.F. स्किनर का, आइवोन पावलोव का। They are the key figures in behaviorism. They emphasized observable behavior and the importance of environmental influencing in shaping and behavior. बिहेवियरिज्म वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर, माइंड के स्ट्रक्चर और फंक्शन को छोड़ दो। माइंड के अंदर, आपके जो दिमाग के अंदर चीज़ें हैं वो कैसे पता चल सकती हैं, उसको हम नहीं देख सकते, नहीं हम उसको एग्जैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, उसके अंदर वो रिलायबिलिटी नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि आप ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को चेक करो। जो वो बच्चा या जो वो पेशेंट या जो कोई भी इंसान का सामने बिहेवियर है उसको देखो, उसके हिसाब से उसको जज करो कि वो कैसा है या क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। उसका बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, आंखों के सामने जो वो शो कर रहा है वो सारा कुछ है। तो बिहेवियरिज्म उस पे है। और बिहेवियरिस्ट जितने भी हैं ये इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, ये इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। इन्होंने ना कहा था कि एक इंसान जो है ना, उसका इन्वायरमेंट उसको बनाता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा ना, अच्छा या बुरा, वैसा ही वो इंसान बनेगा।
यानी सारा का सारा इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट का होता है किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जे.बी. वॉटसन और बी.एफ. स्किनर और आइवोन पावलव वालों का बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर ख्याल था। तो ये कहते थे कि मतलब हाँ, इनकी अकॉर्डिंग जो है ना माइंड वो बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है। कोई भी इंसान का जो दिमाग है ना वो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी असरअंदाज या जो कुछ भी इंसान की पर्सनैलिटी बनती है वो इन्वायरमेंट से बनती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थेरेपी या साइको एनालिसिस ये एक थेरेपी भी है और ये एक थ्योरी भी है। ये सिगमंड फ्रूड ने दी थी, इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में इसने 3-4 चीज़ें मतलब बताई हैं। बेसिकली इसका जो सिगमंड फ्रॉइड का फोकस था ना वो था अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ठीक है, ये कहता था कि पर्सनैलिटी के ना किसी भी शख्स की जो पर्सनैलिटी है उसको उसके 3 पार्ट्स हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिसमें इड होती है, कुछ में ईगो होती है और कुछ में सुपर ईगो होती है। इड वाले सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, ईगो वाले बैलेंस्ड वे में चलते हैं और सुपर ईगो वाले सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करते हैं। और इसने कहा था कि जो इंसान है ना इसका फोकस ये देखें, विच फोकस इज ऑन द अनकॉन्शियस माइंड, इनर कन्फ्लिक्ट्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ये कहते हैं कि इंसान का जो माइंड है ना उसके 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। जो अनकॉन्शियसनेस है ना वो हमारे लाशऊर में चीज़ें होती हैं और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमारे ऊपर असर होता है। मतलब वो जब हमारे लाशऊर में छुपी हुई फीलिंग्स होती हैं तो जब भी कोई वाक़या या कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपकी छुपी हुई कुछ ख्वाहिशात होती हैं या आपने किसी को लेके कोई बात दबी भी पड़ी होती है तो आप किसी भी सिचुएशन में वो वाली बात ज़रूर अपनी बाहर निकाल देते हैं। तो इसका भी ख्याल ये था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या मतलब सब इंसान जो है ना उनके अनकॉन्शियस में जो कुछ चल रहा होता है ना वही उनकी असल पर्सनैलिटी होती है। तो फिर उसके बाद आती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर को समझा जाता है। अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर ने कल भी मैंने बताया था कि मैस्लो की बहुत फेमस थ्योरी है नीड थ्योरी। तो उसके अंदर उसने बेसिक नीड के बारे में बताया। उसने कहा है कि इंसान की जब फिज़िकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पूरी हो जाती हैं, स्टीम पूरी हो जाती है, उसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे चला जाता है और पर्सनल ग्रोथ पे चला जाता है। और इसी तरीके से कार्ल रॉजर ने भी एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी। उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि आप अपने क्लाइंट को ना बिल्कुल रिलैक्स इन्वायरमेंट दो। वो जो बोलता है अच्छा या बुरा उसने किया है उसको बोलने दो। उसको जजमेंटल वे में ना देखो, उसको जज मत करो, उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट दो और उसको एम्पैथी वाले अंदाज में आप उसको डील करो। तो ये इंडिविजुअल की यूनिकनेस को एक्सपीरियंस करता है कार्ल रॉजर। तो ये इंसान ये कहते हैं कि आप जो है ना इसको छोड़ दो, कि जैसे कि इसके अगेंस्ट आई थी ना साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के। तो बिहेवियरिज्म किसकी थी? जे.बी. वॉटसन और बी.एफ. स्किनर की, और साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड के। ये इसके अगेंस्ट आई थी। ये कहती थी कि आप इंसानों के बिहेवियर को छोड़ दो, कि आप उसको रिवॉर्ड, क्योंकि ये जो बिहेवियरिस्ट थे ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। आप इस चीज़ को भूल जाओ कि इंसान को सज़ा और जज़ा से समझाया जाए। तो इंसान कोई मशीन नहीं है। या साइको एनालिसिस वालों को इन्होंने कहा कि हर चीज़ इंसान के ना लाशऊर में नहीं पड़ी होती कि उसी के ज़रिए वो सारी ज़िंदगी मतलब चलता रहेगा। ये इन्होंने कहा था कि इंसान एक इंसान है, वो अच्छाई का पैकर है, उसको आप रिस्पेक्ट दें। हर इंसान की एक यूनिकनेस है और वो अपनी ही ज़ात में एक ख़ास शख्स है। तो ये इनका नज़रिया था कार्ल रॉजर्स का और मैस्लो का। उसके बाद आई कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दी वेरी फेमस। मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का नाम आए और जीन पियाजे का ना नाम आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके फाउंडर जो हैं वो अल्ड्रिक नीजर हैं वैसे। तो ये उनकी दी हुई साइकोलॉजी है। इनके अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है ना
ना बिहेवियर कुछ है, ना स्ट्रक्चर कुछ है, ना फंक्शन कुछ है, ना अनकॉन्शियस माइंड है, ना इंसानियत है। इनके नज़दीक सबसे पावरफुल और सबसे सुप्रीम चीज़ जो है वो माइंड है, कॉग्निटिव है। वो कहते हैं सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, कोई भी काम करने की सलाहियत, जितनी भी चीज़ें हैं, फैसला करने की सलाहियत, मसले को हल करने की सलाहियत, कोई भी डिसीजन, हर चीज़ डिपेंड करती है ऑन आवर माइंड कि हम कैसे सोचते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इमर्ज एज रिएक्शन टू बिहेवियरिज्म। हाँ, बिहेवियरिज्म के अंदर मैंने जिक्र किया था कि ये कहते हैं माइंड एक ब्लैक बॉक्स है, यानी माइंड कुछ नहीं, एनवायरनमेंट सब कुछ है। कॉग्निटिविज्म वाले कहते हैं कि माइंड इज अ वाइट बॉक्स, यही तो सब कुछ है, इसी ने तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, इसी ने तो थिंकिंग करनी है, यही तो मेमोरी है। इट एक्सप्लोर्स मेंटल प्रोसेस सच एज मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ये कहती है कि ना इंसान के जो जज्बात और रवैये हैं ना, उनका ताल्लुक हमारे माइंड से, यानी ब्रेन से है, ब्रेन से, माइंड से नहीं, इस ब्रेन से है। बायोलॉजी में बात करेंगे हम ब्रेन की, नर्व से है, हार्मोन से है और जीन से है। यानी कि इसमें हम न्यूरोसाइंस, इस फील्ड में बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइकोलॉजी देखते हैं। मतलब हम देखते हैं हमारी नर्व्स प्रॉपरली काम कर रही हैं, हमारे सिग्नल्स बॉडी को जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी केमिकल्स होते हैं जो हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हार्मोन्स होते हैं, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो इंसान का बिहेवियर है या कॉग्निशन है वो उसके आबाओ और अजदाद, उसके एंसेस्टर्स के ऊपर बिलीव कर, मतलब जो भी आज का इंसान है ना, मतलब आज का इंसान जो भी करता है वो सीखता है अपने बड़ों से, पिछलों से, अपने एंसेस्टर्स से। तो ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये कहती है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निशन। नेचुरल सिलेक्शन में यही था कि जो लोग अपने सर्वाइवल के लिए जिए थे ना, तो किस तरीके से उन्होंने सर्वाइवल किया था, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये मतलब प्रोडक्शन हुई थी, इंसानियत बढ़ी थी। तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये जो सर्वाइवल रेट था वो जो था वो हमारे एंसेस्टर्स से जो हमें मिला है, आज का इंसान वो है। सोशल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। अच्छा, जो कल्चरल साइकोलॉजी है वो क्या है? ज़ाहिर है जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे बिहेवियर और सोच का ताल्लुक हमारे कल्चर से है। समटाइम्स आपने देखा होगा वैल्यूज़ जो हैं, जो हमारे कल्चर में सही समझी जाती हैं, हम भी वही फॉलो करते हैं। नॉर्म्स होते हैं जो हमारे कल्चर में रिवायात होती हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं। लैंग्वेज, बिलीव्स, ये सारा कुछ हमारे कल्चर से हमारे अंदर आता है। सोशल साइकोलॉजी में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दीज ब्रांचेस एक्सप्लोर हाउ सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। यानी हमारा सोशल इंट्रैक्शन और हमारा कल्चर कैसे हमारे बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होता है, इसको हम सोशल और कल्चरल साइकोलॉजी में देखते हैं। सबसे लेटेस्ट और एडवांस्ड जो है ना साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है। ये लेट 20th सेंचुरी, आई थिंक 1995-98 इसके करीब, ये 1990s में ही है ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का वजूद आया। और पॉजिटिव साइकोलॉजी लेड बाय मार्टिन सेलिग्मैन फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, वेलबींग एंड पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज़। क्या देखिए, साइकोलॉजी जो है यूजुअली देखा जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को डील कर रहा होता है। अगर किसी इंसान को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। यानी एक इंसान की लाइफ में जो मतलब उसको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसके माइंड की वजह से, उसकी सोच की वजह से, दैट ही और शी बिकम मतलब वो डील आउट होती हैं कहाँ पे,
एक साइकेट्रिस्ट के पास। ये ओल्ड और ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट थी अबाउट साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी आ गई है जो ये कहती है कि जो इंसान है ना, सिर्फ उसकी बीमारियां और ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं हमने जाके ना चेक करवाना, बल्कि पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान खुश है, हैप्पीनेस है, वेल बीइंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उसको कैसे मज़ीद बेहतर बनाना है। इनको भी ज़रूरत है कि वो साइकोलॉजी को पढ़ें, साइकेट्रिस्ट की तरफ आएँ और उनको मतलब बताया जाए कि अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्होंने कैसे उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है। लाइफ में अगर उनको भी स्ट्रेस फील होती है तो उन्होंने कैसे उसको फील करना है। अगर उनकी लाइफ प्रोग्रेसिव है तो उसको मज़ीद प्रोग्रेसिव कैसे बनाना है। अगर वो हैप्पी हैं तो उस लाइफ को और हैप्पी कैसे बनाना है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इसको डील करती है। ये साइकोलॉजी फैमिली ट्री है जो स्ट्रक्चरलिज्म से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद विलहेम वुंड ने ये दिया था, फिर फंक्शनलिज्म आया, ठीक है, फिर बिहेवियरिज्म आया, बिहेवियरिज्म से ये आगे सोशल कल्चर, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आई, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमने पढ़ी, फिर साइको एनालिसिस हमने देखा सिगमंड फ्रॉइड की, वही साइको एनालिसिस और साइको डायनेमिक ये दोनों सिगमंड फ्रॉइड की थी। गेस्टाल्ट ये इसमें नहीं डिस्कस की गई। गेस्टाल्ट है ये कोफका, कोहलर, वर्दीमैन, ये इन लोगों की है। इनके अकॉर्डिंग ना हर चीज़ को एज अ होल देखा जाता है, ना कि पार्ट्स में। जो पार्ट्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं एज अ होल से। ये उस चीज़ की साइकोलॉजी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमने देखी जिन पियाजे, अल्रिक नेज़र की। फेमिनिस्टिक साइकोलॉजी हमने मैस्लो और कार्ल रॉजर की देखी। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारी लेटेस्ट साइकोलॉजी हमने डील की। हाँ जी, हमने पढ़ा है आज साइकोलॉजी की डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, और हमने एक बहुत बड़ा ट्री देखा, एवोल्यूशन देखी साइकोलॉजी के अंदर, किस तरीके से साइकोलॉजी को लेके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स रहे। तो यहाँ तक ये बात ख़त्म नहीं होती। दो वी हैव डिस्कस्ड मैनी अप्रोचेस देयर, बट येट ये पूरी की पूरी नहीं है। ये बहुत तेज़ी से इसके अंदर एडवांसमेंट आ रही है और बहुत सी न्यू इमर्जिंग चीज़ें इसमें आ रही हैं। आई होप you enjoyed it. Thank you so much.